हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफेल्बा स्टडी। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम योर साइंस बुक। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेट 7-8 मार्क्स का आता है। सो ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितना भी बताऊँ अगले पूरे टाइम में कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सुनना और अच्छे से पढ़ाई करना, और एक पेन और कॉपी लेके बैठना, और जिससे तुम्हारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो नोट भी कर लेना। और अगर ये नोट्स चाहिए तो नीचे देखो टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, वहां पर टेलीग्राम पे जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन अवर इलेक्ट्रिसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली चार्जेस क्या होते हैं, कैसे पता कि चार्जेस क्या होते हैं। अब देखो चार्जेस क्या होते हैं, ये एक तरह की फंडामेंटल यूनिट होती है। यानी यूनिट तो नहीं कह सकते, इसको हम पार्टिकल्स कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। किसी भी एटम के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और ये सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, इधर दे आर पॉजिटिव या फिर ये होंगे नेगेटिव। या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये लाइक होंगे, मतलब सेम तरह के चार्जेस होंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने देखा था कि सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वैसे ही जो लाइक चार्जेस होते हैं या सेम चार्जेस होंगे वो आपस में रिपेल करते हैं। बट अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। अब चार्जेस है, साइंस में पढ़ रहे हैं तो इस चार्जेस की एसआई यूनिट भी हमें पढ़नी पड़ेगी। अब चार्जेस की एसआई यूनिट देखो क्या होती है। अगर हम चार्जेस की एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है कूलॉम, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। अब 1 कूलॉम चार्ज में क्या होता है, 1 कूलॉम चार्ज में चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलॉम की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 कूलॉम, सो यू कैन राइट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। बात समझ में आ गई। सो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन में चार्जेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैपिटल क्यू से नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, और स्मॉल क्यू से चार्जेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कई सारे चार्जेस होते हैं, सो यू विल प्रेजेंट लाइक Q1, Q2, Q3 इस तरह से। सो Q इज इक्वल टू एनी, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है बट एक बेसिक नॉलेज है, सो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। जहाँ पर Q क्या है, चार्जेस है, टोटल चार्जेस मैंने बताया था, कैपिटल Q से टोटल चार्जेस या नेट चार्जेस को डिफाइन करते हैं। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है, चार्जेस मैंने देख लिया, अब बात आती है करंट की कि एग्जैक्टली करंट होता क्या है। सो सबसे पहले याद रखना, करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आई। मैंने ऑलरेडी बताया है कि रेट ऑफ को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। कभी भी किसी भी फिजिक्स की किसी भी डेफिनेशन में रेट ऑफ लिखा हो, इट मीन्स क्या होगा, डिवाइडेड बाई टाइम। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी किससे, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, दैट विल बी करंट। क्लियर है। फॉर्मूला डेफिनेशन दोनों रन कर सकते हो, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला भी बन गया। सो करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, कूलॉम को क्यू से, यानी चार्ज को कूलॉम यानी क्यू से, और टाइम को टी से। सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है। अब करंट है, साइंस का टर्म है, तो इसकी एक एसआई यूनिट भी होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। यानी करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, बस इसकी एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, दैट इज एम्पियर। क्लियर है। अब कुछ कॉन्वर्सेशन है, जब तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे। यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलॉम पर सेकेंड। क्लियर है। C अपॉन एस, कूलॉम पर सेकेंड, जो कि एसआई यूनिट होती है किसकी, करंट की, कूलॉम पर सेकेंड। इसी को क्या, देखो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, कूलॉम पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। सो और टी आई की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलॉम अपॉन सेकेंड, तो I की एसआई यूनिट क्या होती है, A होती है। सो दैट A इज इक्वल टू Q अपॉन C अपॉन S। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, C अपॉन S। तो एम्पियर इज इक्वल टू एग्जैक्टली कूलॉम पर सेकेंड भी होता है।
अब 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर होते हैं। क्लियर है? तो अब बेसिकली जो करंट को मेजर करने का इक्विपमेंट आता है दैट इज एमीटर। बात समझ में आ गई? इसका सिंबल ये है, बट सिंबल की बात अभी हम लास्ट में करेंगे फिर से, क्योंकि सारे सिंबल्स को एक साथ हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एमीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, यानी एमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। अच्छा, एक चीज और देखो, एमीटर जो होता है ना वो हमेशा क्या करते हैं, उसको सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल पता है क्या होता है? जैसे सपोज करो यहाँ पर सीरीज और पैरेलल की बात तो खैर मैं अभी आगे करूंगा, बट देखो फिर भी क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये वायर गया है तो यहीं पर हम क्या करेंगे, अपने एमीटर को कनेक्ट कर लेंगे। हालांकि ये सर्कल के अंदर ए लिखा होता है, ठीक है, एमीटर को कनेक्ट कर लेंगे। ये होता है सीरीज, क्योंकि एक एंड और वायर के दो एंड होते हैं, दोनों एंड के बीच में यानी लेफ्ट और राइट वायर में ऐसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को जाने में जितना वो काम करता है, मतलब एक सपोज करो चार्ज है, वो ऐसे घूम के आ गया वायर से, कुछ काम किया ना, मतलब सपोज कर लो मैं एक बैग लिया हूँ, बैग में चार्जेस को कैरी कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे घूम के आ गया तो मैं वर्क कर रहा हूँ। वैसे ही चार्जेस अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे, दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो कुछ वर्क करते हैं। इसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कैपिटल वी। क्लियर है? अब वी की डेफिनेशन क्या होती है, W अपॉन Q, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो कुलॉम है और वर्क कौन कर रहा है, वर्क W। बात समझ में आ गई? सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, तो कैसे लिखोगे, 1 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क कितना है यहाँ पे, 1 1 1 तीनों वर्क है, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कुलॉम चार्ज। मतलब एक कुलॉम चार्ज को कैरी करने में एक जितना भी वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है? आराम से डेफिनेशन लिख लोगे। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो उसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? एसआई यूनिट वोल्ट ही होती है, सो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट हो गई। 1 वोल्ट को भी मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर कुलॉम। क्लियर है? क्योंकि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसी फॉर्मूले की सारी एसआई यूनिट को लिख दोगे तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर सब कुछ मिल जाता है। क्लियर है? यहां से तुम 1 वोल्ट को डिफाइन कर लोगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग द कुलॉम चार्ज देन पार्टिकल्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है? अब जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते थे, वैसे ही वोल्ट को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं और उस इक्विपमेंट को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी देखो, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हमेशा, जैसे हम एमीटर को सीरीज में करते थे बट वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसका सिंबल ये होता है, एक सर्कल के अंदर V, कैपिटल V, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स और हैं। सेल इन द सिंपल डिवाइस इज मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो सेल होती है वो क्या करती है, किसी भी सिंपल डिवाइस में, बिल्कुल सिंपल, ऐसा नहीं हैवी डिवाइस, जैसे बच्चों के टॉयस होते हैं, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कौन मेंटेन करता है, यानी वो सेल। सेल से जो वोल्टेज जाता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सबको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ ही जो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है, यानी करंट भी हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करती है। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास, सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर कुछ चीजें कॉमनली यूज होती हैं, उनको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके सिंबल्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब सेल की बात करें तो सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये वायर है हमारे पास, वायर, और वायर में एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। बड़ी वाली डंडी रिप्रेजेंट करती है प्लस साइन को और स्मॉलर पार्ट डिफाइन करता है माइनस को। ये होता है सेल, यानी सेल मतलब एक सेल हमने लगा दी। अब कई सारे सेल को जोड़कर हम एक बैटरी बनाते हैं, और बैटरी के लिए क्या किया, देखो एक सेल, दो सेल, 3 सेल, मतलब टोटल कई सारे सेल्स को हमने जोड़ दिया। बट एक चीज याद रखना, पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट या राइट होगा, इस तरह से कनेक्ट होते हैं। याद रखना ये चीज हमेशा कि पॉजिटिव सारे फिर एक साइड ही होंगे। देखो सबके पॉजिटिव लेफ्ट साइड ही हैं और सबके नेगेटिव राइट साइड में है। ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं भी डायरेक्शन में जोड़ दिया।
और करंट जो होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव पे हायर वोल्टेज होता है और माइनस पे लोअर वोल्टेज होता है। और जब भी हमने पढ़ा कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। क्लियर है? सेल और बैटरी दोनों के कंपोनेंट्स, दोनों के इक्विपमेंट्स वो कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया। अब बात आती है की का मतलब क्या होता है? स्विच, जो हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसको हम ऑन करते हैं। तो ओपन का मतलब क्या हो गया? ओपन का मतलब हो गया स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज। और याद रखना इस चीज को, दो वर्ड्स है, की के साथ ओपन लिखेंगे तो स्विच क्लोज है, मतलब स्विच ऑफ है। इसको ऑफ कर लेता हूं मैं। की ओपन का मतलब क्या हो गया? स्विच ऑफ। और की क्लोज का मतलब क्या हो गया? स्विच ऑन। क्लियर है? स्विच ऑन ऑफ। अब स्विच ऑन का सिंबल कैसा होता है? ये वायर होती है सिंपल सी, इसमें एक ब्रैकेट बना होता है, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एक तरफ प्लस और एक माइनस। बट ये क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि स्विच जो है हमारा ऑफ है, या की के रिस्पेक्ट में बोले तो की ओपन है। बट इसी को अगर हम यहाँ पर सेम ऐसा बना दें और यहाँ बीच में डॉट लगा दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्विच क्या हो गया? ऑन, और की क्या हो गई? क्लोज हो गई। क्लियर है? यानी स्विच का सिंबल भी समझ में आ गया। स्विच को ही हम साइंस की लैंग्वेज में की भी कहते हैं। कहीं पर अगर दो वायर का ज्वाइंट होगा तो उस केस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, एक वायर हमारी ये है और एक वायर ये है, दोनों यहाँ पर ज्वाइंट है। सो इस केस में क्या है? वायर ज्वाइंट। बट अगर वायर एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहा है, सपोज करो ये एक वायर है और ये एक वायर, तो दोनों ज्वाइंट नहीं है, देखो दोनों बस दिख रहे हैं ज्वाइंट। तो इस केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यहाँ से एक कर्व बना देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वायर दोनों आपस में टच नहीं है। क्लियर है? तो वायर क्रॉसिंग इसको बोलते हैं, या फिर विदाउट ज्वाइन बोलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एक सिंपली बल्ब बना के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिग जैग की तरह, जिग जैग। क्या होता है ये सारी चीज़ें आगे बताऊंगा मैं। रियोस्टेट में क्या होता है कि सेम रेजिस्टेंस को बताकर एक ऐसे लोड दे देते हैं इस पर। क्लियर है? एमीटर को रिप्रेजेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एक वायर के अंदर बीच में ए को लिख देते हैं सर्कल के अंदर, दैट इज, और ये किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में। ठीक है? वही अगर कुलॉम की बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें, तो ये किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में। सेम वही है, वायर के बीच में सर्कल के अंदर वो एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। क्लियर है? अब बात आती है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था। सीरियसली उन्होंने क्या दिया था एग्जैक्टली? ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट उन्होंने लिए। ठीक है? सपोज एक वायर था, ये 2 पॉइंट उन्होंने लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दोनों पॉइंट के अक्रॉस उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस काउंट किया। मेटलिक कंडक्टर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिड। तो उन्होंने चेक किया कि जितना ज़्यादा मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या कह सकते हो जितना करंट देंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। बात तो समझ गई ना? तुम्हारे पहले के ज़माने में देखो टीवी आती थी, टीवी के आगे वोल्टेज इंक्रीज करने वाला होता था, तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते थे लाइट की इंटेंसिटी और तेज़ होती थी। आज भी देखो बड़े बड़े ऑफिसेस या फिर फैक्ट्रीज में स्टेपलाइजर लगे होते हैं, बहुत हैवी स्टेपलाइजर लगे होते हैं, जहाँ पे वोल्टेज कम होने पर वो वोल्टेज को इंक्रीज कर लेते हैं। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक तो इनको ये बात मिल गई। सेकेंड चीज़ क्या मिली कि थ्रू द करंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये क्या हुआ? ये इनको चीज़ मिल गई। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करें। तो ऑलरेडी एक चीज़ याद रख लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमें इसकी जगह अगर हमें इक्वल लाना है तो एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। वो कांस्टेंट हर कंडीशन में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इनको इसी वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस यानी R नाम का कांस्टेंट मिल गया, रेजिस्टेंस। तो इन्होंने क्या किया? V इज इक्वल टू I R कर दिया। इसकी जगह दो चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बिना कांस्टेंट के हम इक्वल नहीं लगा सकते। ठीक है? तो R इज द कांस्टेंट, सबको पता है कौन सा कांस्टेंट है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ये। ठीक है? क्योंकि इसकी वैल्यू हर कंडीशन में सेम होगी, तुमने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये तो रिवीजन कोर्स है। सो R की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 ओम है, सो यहाँ पर क्या हो गया? 2 इसकी वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज और करंट चाहे जितनी भी होती जाए। तो ये था यहाँ पे ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू I R। बात समझ में आ गई?
और V इज इक्वल टू आई आर, हमारा फॉर्मूला मिल गया, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसका एक ग्राफ भी आता है, ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड VI ग्राफ। VI ग्राफ जो है ओम्स लॉ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें x एक्सिस पे हम करंट को फ्लो करते हैं और y एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं, मतलब I x एक्सिस पे, V हमारा y एक्सिस पे, और बीच में एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है, देखो इसको सिंपल से सिनेरियो में समझते हैं कि जैसे हमारा करंट इंक्रीज हुआ सो पोटेंशियल डिफरेंस भी देखो इंक्रीज हुआ, फिर से करंट इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? ये चीज थी। अब बात आती है इस R की कि ये R एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हमने V देख लिया, I देख लिया, बट ये R क्या चीज थी, रेजिस्टेंस क्या चीज थी, ये देखते हैं। तो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की। कोई भी कंडक्टर हो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्टर करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर भेजता है, जैसे एक वायर है तो वायर के अंदर भी कंटिन्यूअस करंट नहीं जाती, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे जाती है, बट वो इतना माइनर टाइम होता है कि हमें बल्ब कंटिन्यूअसली जलता हुआ दिखाई देता है। बट एक काम कर सकते हो तुम, अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करो और अपने यहाँ लगी हुई सारी एलईडी को, जो एलईडी बल्ब की बात कर रहा हूँ, बल्ब की बात नहीं कर रहा, एलईडी को बिल्कुल जूम करके उस कैमरे के थ्रू देखो, वो फ्लिकर करती हुई दिखाई देगी। अब वो फ्लिकरेंस क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक होती है, बट वो हमें पता नहीं चलती क्योंकि वो बिल्कुल माइक्रो या नैनो सेकेंड्स में होती है। अब देखो ये R तो क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, R की SI यूनिट भी होगी, तो R की SI यूनिट क्या है, ओम। ओम तो हम लिखने के लिए होता है, बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो ओम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, V इज इक्वल टू आई आर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सप्लेन कर लें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। बात समझ में आ गई? तो R की SI यूनिट क्या होती है, ओम, V की SI यूनिट वोल्ट, और ये I की यानी करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। और ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम। तो इसका आंसर सिंपल सा है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। यहां तक क्लियर है चीजें? अब बात करते हैं रियोस्टेट की। देखो रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। रियोस्टेट क्या होता है, एक तरह से स्टेबलाइजर की तरह वर्क करते हैं। ये क्या करता है, सोर्स के वोल्टेज को, यानी वोल्टेज के सोर्स को कम और ज्यादा नहीं करता, बिना चेंज किए हुए ये आगे क्या करता है, कंपोनेंट्स को रेगुलेट कर देता है, मतलब करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। हालांकि इनपुट हमेशा क्या होगा, सेम, बिल्कुल स्टेबलाइजर की तरह इनपुट सेम है, बट ये आउटपुट क्या करता है, बिल्कुल फिक्स देता है। जैसे पुराने टाइम पे देखो तो फ्रिज के लिए, टीवी के लिए स्टेबलाइजर का यूज करते थे, इवन आज के टाइम पे एसी वगैरह के लिए भी स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, हालांकि विंडो एसी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसी वजह से क्या होता है, रियोस्टेट का यूज करते हैं, जो कि इनपुट सेम होने पर इनपुट बिल्कुल सेम होता है, सोर्स ऑफ वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए वो आउटपुट को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, मतलब कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होते हैं उस पर क्या क्या चीजें डिपेंड होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखना। इन सारे पॉइंट से 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर वायर ज्यादा लंबा हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, मतलब एरिया अगर ज्यादा है, किसी भी कंडक्टर का एरिया अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया अपने आप कम होगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
क्लियर है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर उस कंडक्टर का ऑलरेडी ज़्यादा होगा। और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये चीज़ है कि कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे बहुत सारे मेटल्स हमारे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, सो वो किस चीज़ का बना है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके मटेरियल की क्वालिटी पे। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को। वो डिपेंड करता है कि वो लेंथ कैसी है उसकी, एरिया कैसा है, टेम्परेचर कैसा है या उसका मटेरियल कैसा है। ये सारी चीज़ें भी क्लियर हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी की तरह दिखने वाला होता है, बट एग्जैक्टली इसको पी नहीं पढ़ते, ये रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे फिर हम इसको समझेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by a cube of material of side 1 meter when current flow perpendicular to the opposite phase। जब करंट क्या होती है ना, अपोजिट परपेंडिकुलरली फेस करती है, सो 1 मीटर मतलब 1 मीटर के साइड वाले मटेरियल के जो क्यूब होता है उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, लर्न करके आराम से लिख सकते हो, कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। जितनी भी नोट्स है इसमें कंप्लीटली तुम्हें टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगी, ऑब्वियसली तुम्हें पता है। और स्क्रीन पे देखो लेफ्ट साइड में नीचे तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और, अभी तक जिन लोगों ने भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी लाइव हूँ तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो इस सीरीज़ की टाइमिंग 8 PM है, हाँ, बट फिर भी 8 PM पे डेली हम साइंस के 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से रिवीजन करते हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे SI यूनिट ऑफ ओम क्या होती है, ओम मीटर क्या होती है। ओम मीटर मतलब रेजिस्टिविटी की, जो रेजिस्टिविटी हमने अभी देखा उसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट ओम को ऐसे करते हैं, मीटर को स्मॉल m से, ओम मीटर हो गया। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ एरिया, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो तो लेंथ एरिया टेम्परेचर और मेटल के कैरेक्टर्स पे डिफाइन होती है, बट यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन सारी चीज़ों पे डिफाइन नहीं करती, बट इट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। हालांकि वो लेंथ पे डिफाइन नहीं करती, एरिया पे डिफाइन नहीं करती, बट वो टेम्परेचर पे डिफाइन करती है। ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है एल्के अलॉय की, 10 to the power -8 से 10 to the power -6 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी के इंसुलेटर की रेंज क्या होती है, 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। क्लियर है? ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो 1 मार्क में तुमसे पूछे जा सकते हैं, और 1 मार्क्स के लिए इनको जरूर लर्न कर लेना, लर्न जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आती है बात, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मतलब जनरली देखा जाए तो जो अलॉयस होते हैं, जैसे आयरन अलॉय है, तो आयरन की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा आयरन अलॉय की रेजिस्टिविटी होगी, ये चीज़ याद रखना। मतलब अलॉयस की जनरली देखा जाए तो अलॉयस की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उनके प्योर सब्सटेंस से, ये चीज़ याद रखना। अलॉयस डू नॉट ऑक्सीडाइज, हाँ ये बात तो सही है, अलॉयस जो होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, रियली एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर भी वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसलिए जो मैंने कल की सीरीज में बताया था उसमें देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरह से कुछ एक क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कुछ गैप्स होते थे जिसमें अलग अलग कैल्विन, वो कैल्विन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनको देना पड़ता था, तब जाके वो मेटल्स जो होते थे या जो भी अर्थ से डिंग करके निकाले जाते थे वो तब निकलते थे। तो ये बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्रू जितने भी डिवाइस होते हैं उसमें मेनली प्योर मेटल ना यूज करके हम उनके अलॉयस का यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन इन दे हैव लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम ही हम बेसिकली हायर करंट को फ्लो करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। क्लियर है? अब बात आती है हमारे सीरीज और पैरेलल की, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर की तरफ। तो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सीरीज में भी कनेक्ट किए जाते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट किए जाते हैं। सीरीज कहने का मतलब ये है कि सपोज करो एक वायर है, तो एक वायर में बीच बीच में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब देखो सीरीज कैसे पहचानोगे, तो एक काम करो, एक रेजिस्टेंस के ऊपर, या मैं इसी पे समझाता हूँ, चलो यहाँ पे एक R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले करंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है उस पॉइंट को पकड़ लो। तो करंट स्टार्ट होने का पॉइंट ये रहा,
यहाँ से करंट सबसे पहले गई है R1 की तरफ, तो जहाँ पर सबसे पहले R1 को कनेक्ट कर रही है यहाँ पे लेफ्ट पॉइंट लिख दो और इसके दूसरे वाले पॉइंट को राइट पॉइंट लिख दो। फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे चली गई तो दूसरे रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट लेफ्ट एंड देन राइट, देन लेफ्ट और देन राइट। तो जब कभी भी, और फिर ये करंट वापस से कहाँ आ गई, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो एक चीज़ याद रखो, जब कभी भी एक वायर में करंट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में कनेक्ट होती है, सो इस तरह के हम कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, जो रेजिस्टर्स लगा हुआ है वो किस में है, सीरीज में, क्योंकि एक दूसरे के लेफ्ट और राइट से ये कनेक्ट है। और पैरेलल कैसे पहचानोगे, जब सारे लेफ्ट वाले एक पॉइंट से और सारे राइट वाले एक पॉइंट से कनेक्ट हो, तब हम समझ जाएंगे कि वो पैरेलल में है। अभी पैरेलल आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बात समझ में आ गई। सीरीज कैसे पहचानोगे कि जब रेजिस्टर्स जो होते हैं वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स वो सीरीज में है। ठीक है, अब इनको एक साथ अगर हमें टोटल करना हो, अगर हमें सिंपली टोटल करना हो तो हम क्या करेंगे, आर एस यानी आर सम या टोटल आर नेट लिख सकते हो इसकी जगह। सिंपली हमें क्या करना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपल तरीके से ऐड ऑन कर दो। मतलब जैसे R1 निकल गया, R2 निकल गया, R3 निकल गया, जितने भी रेजिस्टर हमारे पास हैं सबको टोटल सम कर दो। हमारे पास सीरीज की कंडीशन में सिंपल हम ऐड ऑन कर देते हैं। क्लियर है। वैसे ही अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालना हो, R पे हमारे पास अलग से वोल्टेज निकाल दी, जैसे R1 R2 R3 आ गया, तो सब पे अगर V1 V2 V3 निकालना हो तो इनको भी हम क्या कर देंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। सो V नेट या V टोटल हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास V आ गया, R आ गया, सो I निकालने के लिए V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। यानी अलग अलग हमारे पास जितने भी रजिस्टर्स हैं हम उन पे भी निकाल सकते हैं, और चाहो तो टोटल सम करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। एक तो देखो टोटल R निकालने का फॉर्मूला बता दिया, टोटल V निकालने का फॉर्मूला, ये सारी सीरीज की केस के हैं। पैरेलल का केस अलग से बताऊंगा अभी। अब V1 यहाँ होगा, V2 यहाँ होगा, V3 यहाँ होगा। V1 निकालने के लिए जो करंट हमने फ्लो की थी, V1 इज इक्वल टू IR1। क्लियर है। V2 भी निकाल लिया फॉर्मूले से और V3 भी निकाल लिया। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए या तो हम तीनों के एक साथ करके सॉल्व कर लें, V इज इक्वल टू I R1 R2 R3 और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो ये एक फॉर्मूला बनाने का केस है कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। बात समझ में आई कि टोटल जो मैंने फॉर्मूला बताया कि सीरीज में हम टोटल को सम कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। तो देखो कैसे हुआ, हमने सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया, V इज इक्वल टू IR1। सेकेंड वाले रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया, तीसरे वाले पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया, टोटल V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी थी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से हमने V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, सिंपल। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। और यहाँ से देखो I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3 ले सकते हैं। I और I कट गया, सो दैट हमें क्या मिल गया, R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। तो ये होता है हमारे पास रजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला। जब हमारे पास जो रजिस्टर्स होंगे वो अगर सीरीज में होंगे तो उनको हम सिंपली इस तरीके से प्लस कर सकते हैं टोटल रजिस्टर निकालने के लिए। बात समझ गए, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं अब पैरेलल की तरफ। तो रजिस्टर इन पैरेलल में कैसे होंगे, तो देखो पैरेलल में मैंने बताया था, सबसे पहले करंट ढूंढो। करंट यहाँ पर है हमारे पास, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, करंट हमारे पास यहाँ से फ्लो हो रही है, सो यहाँ से गई और ये पॉइंट पे गई। यहाँ से देखो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब ये भी कौन सा पॉइंट होगा, लेफ्ट लेफ्ट और ये लेफ्ट, और रजिस्टर का दूसरा वाला साइड राइट राइट और राइट वाला हमेशा नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पर देखो सारे लेफ्ट एक साथ और सारे राइट एक साथ है। मैंने बताया था जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज हो जाती है, और जब सारे लेफ्ट एक साथ और सारे राइट एक साथ होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचान लोगे इसलिए अब बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना सम करने का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कुछ और होता है। बात समझना ध्यान से। हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज 1/R, यानी टोटल R इज इक्वल टू 1/R1, मतलब सबको क्या करते हैं, अपॉन करके लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। डेरिवेशन किसी भी फॉर्मूले की नहीं आएगी, सो उतना ज़्यादा
ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में कैसे पहचानना है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जैसा भी आएगा, सीरीज आए तो सीरीज की तरह सम को सॉल्व करो, r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल की तरह 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 ऐसे करके ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गए? तो सीरीज और पैरेलल को बहुत ध्यान से पढ़ना, दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अच्छे से इसको लर्न कर लेना, कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझ लेना कि सीरीज कैसे पहचानते हैं और पैरेलल कैसे पहचानते हैं। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेजेस हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें नहीं मिल पाते। तो क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें यूज ज़्यादा करना चाहिए, तो चलो एक एक पॉइंट्स को पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फॉल्स द करंट इज ब्रोकन एंड नॉट द कंपोनेंट वर्क। देखो क्या होता है, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक वायर जा रही है सीरीज में थी, मैंने यहाँ पर अपना फ्रिज कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर अपना फैन कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर अब कह सकते हो कि मैंने एसी कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपना टीवी कनेक्ट कर लिया। अब फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सारे एक ही वायर से कनेक्टेड है ना, क्योंकि न्यूट्रल तो दूसरा वाला वायर है, करंट इधर से जा रही इधर से आ रही है, तो ये जब ब्रेक हो गया तो आगे भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी सीरीज इसलिए घरों में यूज नहीं करते क्योंकि एक इक्विपमेंट्स अगर खराब हो गया तो दूसरा वाला इक्विपमेंट्स यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? एक जगह सर्किट ब्रेक डाउन हो गया तो दूसरे वाले सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगी, इसलिए हमें सीरीज की जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड देखते हैं, different application have different requirement of current, this cannot be satisfy the series current remain same, क्योंकि सीरीज में अगर हम सीरीज में ऐड ऑन करते हैं तो सबको सेम करंट मिलेगी। जब तुम देखते हो, जब दिवाली में पहले के टाइम पे जो लड़ियाँ बनाते थे हम, तो ऐसे एक वायर जाती थी उसमें, बहुत पहले अपने पेरेंट्स से पूछना या फिर किसी बड़े से पूछना, बट आज के टाइम पे 2-3 वायर्स एक साथ जाती हैं और उसमें लाइट्स निकली होती हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, दूसरा वाला किस में वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमारे पास पैरेलल में। पैरेलल में वर्क करने की वजह से क्या है कि अगर एक बल्ब फ्यूज भी है तो आगे के बल्ब जल रहे हैं, बट ये क्या होता था, सीरीज में होता था। तो सीरीज में अगर एक बल्ब भी फ्यूज है तो अगला वाला बल्ब यूज नहीं हो पाता था। क्लियर है? तो ये चीज होती थी, इसीलिए हम क्या करते हैं कि सीरीज में और इसमें सारे बल्ब एक जैसे जलते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, सबको सेम करंट जा रही है। बट पैरेलल में क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, वो इक्विपमेंट अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, एक करंट को पुल आउट कर सकता है। यानी हमारे पास सीरीज की जगह हमें पैरेलल क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि हर इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए अलग अलग कैपेसिटी की इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। पैरेलल सर्किट में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/, में करके है, यानी फैक्टर्स में है, तो फैक्टर्स ऑलरेडी हमेशा कम होते ही हैं। क्लियर है? अब बात आती है लास्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इक्विपमेंट्स हीट होते हैं। जैसे तुम अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हो तो मोबाइल क्या होता है, हीट होता है, मोबाइल हीट होता है ऑब्वियसली। तो क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो पहले थ्योरिकल पार्ट देखते हैं फिर समझते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। वही वाली बात है कि जब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो करंट तो कहीं ना कहीं जाकर तो सर्किट पूरा हीट होगा ही होगा। इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू PT। अब यहाँ पर H इज इक्वल टू VIT, मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, H इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू I² VT। देखो होता क्या है, हीट कब होगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, T तो वैसे यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम को हटा दो, तो ये दो चीजें यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो हीट इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज करोगे तो भी हीट इंक्रीज होगी। तो ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर देखो, करंट को अगर हम स्क्वायर कर देंगे, करंट को स्क्वायर कैसे कर दिया,
V इज इक्वल टू क्या होता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, H इज इक्वल टू VIT। V की जगह हमने क्या रख लिया, IR, और बाकी IT को ऐसे नोट कर लिया, और I और I मिक्स होकर क्या हो गए, I स्क्वायर RT। सो H इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे, दो फॉर्मूले मिल गए। देखो इसमें से जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे हम, जब हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, करंट गिवन होगी और टाइम गिवन होगा। बट ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा और टाइम होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला, करंट से पता होगी तो नीचे वाला फॉर्मूला। क्लियर है। अब बात आती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में जब हीटिंग इफेक्ट हो रहा था तो उसको लेकर जूल ने भी कुछ लॉ दिए थे। अब ये जूल लॉ क्या है, तो ये टोटल इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब स्क्वायर ऑफ करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगी हीट भी उस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड चीज, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। और सेकेंड चीज़, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जो कि मैंने अभी यहाँ पे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की है, उसी चीज़ को स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे हमें क्या मिल गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर है चीज, फॉर्मूला कैसे आया, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। वेरी गुड। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, थ्योरिकल पार्ट। हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिसलाइक इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, हीट जल्दी होते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो हीट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट में ये चीज़ें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होता है, अनडिजायरेबल कहाँ होता है, लाइक कंप्यूटर मॉनिटर। तुम अपने टीवी वगैरह को कितना भी यूज़ करो वो हीट जल्दी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट काम नहीं करता है। रेफ्रिजरेटर हीट नहीं होता क्योंकि वो कंटिन्यूसली चला रहता है, सालों साल चलता रहता है कंटिन्यूसली, बस वो हीट नहीं होता। बट कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें तुम कंटिन्यूसली हीट को, अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हो तो वो हीट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है। बल्ब की बात करें तो मोस्ट ऑफ पावर, जितनी भी पावर दोगे फिलामेंट उतना ज़्यादा हीट होता है और उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। फिलामेंट क्या होता है, सबको पता है, थिन वायर होता है जो कि हीट की प्रेजेंस में वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस कर देता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। मतलब उतने डिग्री सेल्सियस को उसको अगर हम हीट देंगे तब जाकर वो मेल्ट होगा। इसी वजह से बल्ब के अंदर जो फिलामेंट वायर लगा होता है वो बहुत ज़्यादा हीट देने पे भी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे भी वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। क्लियर है। बात आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। छोटे छोटे टर्म्स हैं, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। कभी कभी देखो क्या होता है, घरों में अचानक से जहाँ से सप्लाई आ रही है, अगर वहाँ से बहुत ही ज़्यादा करंट आ गई, हाई करंट आ गई, हायर करंट, तो क्या होगा, वो हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को ख़राब कर देगा। अब अप्लायंसेस को ख़राब कर देगा सो होगा क्या, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब चीज़ें ख़राब होने से अच्छा है हम एक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम MCB की तरह यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, MCB, जो जैसे ही वोल्टेज होता है MCB ड्रिप हो जाती है। बट पहले के टाइम पे फ्यूज़ का यूज़ करते थे, जो कि एक प्लग की तरह होता था इस तरह से, और यहाँ पर ये दोनों वायर एक वायर से कनेक्ट होते थे, पतले से वायर से। अब ये पतला सा वायर ही एक तरह का वायर होता था जो हायर वोल्टेज आने पर ये टूट जाता था, जिससे अंदर घरों के अंदर के जो सप्लाई हैं वो बिल्कुल सही रहते थे। क्लियर है। आज के टाइम पे बेसिकली इसका बहुत कम यूज़ होता है, मेनली हम MCB का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि MCB में वायर्स नहीं होते तो हमें बस ड्रिप ऑन करनी पड़ती है, इसमें बार बार इस वायर को चेंज करना पड़ता था। क्लियर है। अब फ्यूज़ होता है, ये मेडअप होता है प्योर टिन से या फिर एलॉय ऑफ कॉपर या टिन से। ठीक है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं इसको, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करते। इसी भी बिल्कुल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज़ का भी, जिसकी वजह से बिल्कुल जैसे ही हायर करंट आती है तुरंत ये मेल्ट हो जाता है और हमारे अंदर के घर के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सेफ बच जाते हैं। ठीक है। बात करें करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द अदर अप्लायंसेस की करंट कैपेसिटी थोड़ी सी बस ज़्यादा होती है, ताकि बहुत ज़्यादा करंट आने पर ही, जैसे मान लो हमें 100 एम्पियर की करंट चाहिए तो इसका होगा अप्रॉक्सीमेट 150 एम्पियर, ताकि ऐसा भी ना हो कि 101 एम्पियर पे ही ये जल जाए तो हम दिन भर इसको ऐड ऑन करते ही रहेंगे, जोड़ते ही रहेंगे। क्लियर है ये चीज़ें। अब बात आती है इलेक्ट्रिक
पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो द रेट ऑफ का वर्ड आ गया, द रेट एट विच, रेट ऑफ नहीं है सॉरी, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। वोल्टेज और करंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। और यही V की जगह हम फिर से क्या करेंगे, आई आर पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर वी बन जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आवर मेन फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू वी आई, बट अगर इसको V के रिस्पेक्ट में यानी पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में ना लिखना हो सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। क्लियर है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, यानी पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज 1 वॉट, तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। क्लियर है। इसके सबसे हायर एसआई यूनिट जो कॉमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता होगा उसमें किलो वॉट लिखा रहता है, KWH, तो किलो वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और 1 किलो वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है। इसके आगे छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, डोमेस्टिक सर्किट, जो कि इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद वो कंप्लीटली कट चुका है। तो ये पूरा कंप्लीट रिवीजन था वन शॉट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि आई होप तुम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ही तुमने सेशन को देख लिया, पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक रीड कर लो और उसके जस्ट बाद एक बार दोबारा से इस सेशन को देख लो, और इन सारी प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो, कहीं ना कहीं बुकमार्क करके रख लो। जब तुम्हारे एग्जाम के एक दिन पहले, सोचो एग्जाम में अगर तुम्हारे पास 5 डेज का गैप है, सो 15 घंटे में तुम पूरा का पूरा चैप्टर को यानी पूरे के पूरे साइंस को कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, और ये मिलेगी तुम्हें कैसे, टेलीग्राम के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे तुम्हें ये नोट्स मिल जाएगी। सो आई होप तुम सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चैट करके जरूर बताना या कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा, और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हों सबको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.